हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हम सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से 2022 का 12 जनवरी का पेपर आज साइंस का हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हम कुछ पेपर साइंस के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें? निम्नलिखित में से कौन सा रबी फसल का युग्म है? तो सबसे पहले आप फसल, आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो फसलें होती है वो मौसम के यानी बारिश के उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इसी हिसाब से हमने फसलों को लगभग मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जाता है। एक रबी की फसल, दूसरी होती है हमारी खरीफ की फसल। एक रबी की फसल और दूसरी होती है खरीफ की फसल। ठीक है, अब इनको अलग अलग टेम्परेचर यानी उसके अकॉर्डिंग बोया जाता है। जो हमारी फसलें हैं, जैसे खरीफ की फसल है, तो खरीफ की फसल कब बोई जाती है? खरीफ की जो फसल होती है वो लगभग बारिश का मौसम, जब जून जुलाई में बारिश होती है उसके बाद में इसको बोया जाता है। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें होती हैं? कपास की होगी, धान हो गया, मक्का हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली वगैरह, ये सब खरीफ की फसल रहती है हमारी। ठीक है, इसी प्रकार अब आ गई रबी की फसल। जो खरीफ की फसल है इसमें टेम्परेचर ज्यादा, क्योंकि गर्मी के सीजन में वाली फसल हो गई, तो टेम्परेचर ज्यादा चाहिए इनको और पानी भी चाहिए। ठीक है, अब आ गई रबी की फसल। तो रबी की फसल कब बोई जाती है? रबी की फसल को लगभग अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, यानी जब टेम्परेचर थोड़ा कम होता है तब इनको बोया जाता है रबी की फसल। इसमें मुख्य रूप से रहती है हमारी गेहूं की फसल, सरसों की फसल, चने की जो फसल होती है, मटर हो गया, अलसी हो गई। इन सबको कब बोया जाता है? जो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इनकी कटाई की जाती है। जब टेम्परेचर ज्यादा, तब ये पक्के तैयार हो जाती है, तब इनको काट लिया जाता है। यानी इन जो रबी की फसल है इनके लिए टेम्परेचर कम चाहिए और पानी भी तो चाहिए ही चाहिए, पर जो टेम्परेचर है वो कम होना चाहिए इनके लिए। और मुख्य रूप से गेहूं सरसा गेहूं सरसों, चना, मटर, अलसी, ये मुख्य रूप फसलें रहती है हमारी जो रबी की फसल है इसमें। तो हमें रबी की फसल का ही युग्म चुनना है इसमें। तो कौन सा होगा? पहला ही आ जाएगा। गेहूं और सरसों दोनों दे रखे हैं और दूसरे में क्या दे दिया? सरसों और धान दे दिया। तो धान एक खरीफ की फसल है, न कि रबी की। धान और मटर, तो इसमें एक रबी की है और खरीफ की है, तो धान है खरीफ की, मटर है रबी की। अब मटर और मक्का दे दिया, तो इसमें भी एक खरीफ की है और एक रबी की है। पहला ऑप्शन ऐसा है जिसमें दोनों ही हमारी रबी की फसलें हैं। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन राइट हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन क्या दे दिया? पीने के पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव का उपाय है। कारण क्या दे दिया इसका? हेपेटाइटिस ए एक बैक्टीरिया जनित रोग है जो मुख्य रूप से जल द्वारा संचरित होता है। तो हेपेटाइटिस ए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया से होता है, वायरस से। तो हेपेटाइटिस ए हमारा वायरस से होने वाला एक रोग है, तो ये बैक्टीरिया तो नहीं। तो कारण तो आपको दिख रहा है सीधा सीधा गलत हो गया। ठीक है, अब क्या है? पीने को पानी को उबालकर पीना हेपेटाइटिस ए के विरुद्ध एक प्रभावशाली बचाव। तो हेपेटाइटिस ए वायरस द्वारा संचरित होता है। ठीक है, इसका माध्यम क्या रहेगा? जल रहेगा, या किसी की जो जिसको हेपेटाइटिस है उसकी यूज के सामान जैसे सुई वगैरह हम रहता है वो यूज कर लेते हैं। यानी संक्रमित वस्तु जो है, व्यक्ति है, उसकी छुई हुई चीजों को अगर हमने यूज कर लिया तो हो सकता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए किस इससे क्या इफेक्ट होगा? हमारा लीवर इफेक्ट रहता है, लीवर में सूजन वगैरह आ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम पानी को उबाल कर पियेंगे तो पानी शुद्ध हो जाता है। आपको पता है उसमें जो अशुद्धियां हैं उबालने से वो लगभग उसमें से दूर हो जाएगी। तो ये एक प्रभावशाली तरीका हो गया। यानी पानी के अंदर आपको लग रहा है कि वायरस आ गया कोई हेपेटाइटिस का, अगर हमने उसको उबाल लिया तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा। तो क्या किया हमने? उसका बचाव कर लिया। ठीक है, तो एक प्रभावशाली तरीका है। तो क्या हो गया इसमें? ए तो सही है पर आर क्या हो गया इसमें? गलत हो गया। तो क्या आ गया? ए सही है लेकिन आर क्या है इसमें? गलत है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? सी नंबर ऑप्शन राइट होगा 2 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे दिया 3 नंबर क्वेश्चन में?
एक तत्व एक्स, एक तत्व एक्स किसके साथ क्रिया करेगा? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक ऑक्साइड बनाता है। यानी कोई तत्व एक्स है, हमें पता नहीं है वो धातु मेटल है या अनमेटल, यानी धातु है या अधातु पता नहीं है, सिर्फ ऐसा दिया है कि एक तत्व है। ठीक है, तो तत्व में धातु और अधातु दोनों ही आएंगे। तो क्या है, एक तत्व एक्स ऑक्सीजन के साथ किसके साथ अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन O2 के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? एक ऑक्साइड बनाता है, जिसका विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नीले लिटमस को लाल कौन करता है। तो नीले लिटमस को जो लाल करता है वो क्या होता है? एक अम्ल होता है, एसिड होता है। क्या होता है? एक अम्ल होता है। ठीक है, अब इतना पता चल गया कि कोई अम्ल बनेगा, वो क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल करेगा। तो हमें एक्स की पहचान करनी है। अब इसमें दिए सोडियम, सल्फर, हीलियम, कॉपर। ठीक है, सोडियम, सल्फर, हीलियम और कॉपर, चार हमें तत्व दिए गए हैं। अब आपको ये देखना है कि किसके साथ अभिक्रिया की है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की है इसने। ठीक है, किसके साथ क्रिया की है? किसके साथ क्रिया की है? ऑक्सीजन के साथ में। तब क्या देखना है कि जो इसमें से पहले आपको ये देखो कि इसमें धातु कौन सी है और अधातु कौन सी है। धातु कौन सी है और अधातु कौन सी है वो देखना है अब आपको। अब इसमें दे दिया आपको, पहले दे दिया सोडियम, दूसरा सल्फर, तीसरा हीलियम और चार पे दे दिया कॉपर। तो सोडियम, हीलियम और कॉपर ये तीनों क्या है? धातु है। पर जो सल्फर इसमें दिया हुआ है वो एक अधातु है, नॉन मेटल है। क्या है? सल्फर क्या है? इसमें एक अधातु है। अधातु का जो ऑक्साइड बनता है वो क्या होता है? अधातु का जो ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा? अम्लीय प्रकृति का होता है। तो क्या सीधा सीधा पता चल गया आपको कि एस की जगह क्या आएगा? एस आएगा, सल्फर आएगा। क्या बनेगा? एस प्लस O2 क्या बन गया? SO2, यानी सल्फर डाइऑक्साइड बनेगा। यानी जो अधातु का जो ऑक्साइड बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। अधातु का जो ऑक्साइड बनेगा वो अम्लीय प्रकृति का होगा। तो वो क्या कर देगा? नीली लिटमस को लाल कर देगा। करेगा नहीं करेगा? उसका जलीय विलयन किसको? नीले लिटमस को लाल कर देगा। और अब जो धातुएं बच गई, सोडियम, हीलियम, कॉपर, अगर उनको ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाते तो जो धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के रहते हैं। धातुओं के जो ऑक्साइड रहते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो लाल को नीला करते, लाल को नीला करते। इसमें आपको क्या करना है? इसमें आएगा हमारा सल्फर। ठीक है, तो सल्फर एक अधातु है, उसका ऑक्साइड यानी उसका जो ऑक्साइड बनेगा वो इसका होगा अम्लीय प्रकृति का होगा, जो नीले लिटमस को लाल कर देगा। तो ए और बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा हमारा, जो 3 नंबर क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट दे दिया 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम होगी? ध्वनि की चाल, ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो हमारी क्या होती है? अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है। यानी इनके जो कंपन होंगे वो एक ही माध्यम में रहते हैं, या तो हॉरिजॉन्टल होंगे या वर्टिकल होंगे। पर जो अनुप्रस्थ तरंगे रहती है उनके हॉरिजॉन्टल भी होते हैं और वर्टिकल होते हैं, यानी दोनों माध्यम में उनके कंपन रहते हैं। ठीक है, तो अनुदैर्ध्य प्रकृति की होती है ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, और निर्वात में ध्वनि तरंगे गमन नहीं करती, क्योंकि ध्वनि तरंगों को चलने के लिए यानी एक माध्यम की जरूरत पड़ती है। आपसे इसमें पूछा है कि ध्वनि की जो चाल है वो अधिकतम कब होगी? तो शुष्क जब रहेगा तो शुष्क में जो होता है ध्वनि की चाल कम रहेगी। आदर वाले पार्ट में यानी माध्यम है वो अगर थोड़ा सा संगन टाइप का होगा तो ध्वनि की चाल ज्यादा रहेगी। तो क्या है? 40°C आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल अधिकतम रहेगी, यानी डी ऑप्शन राइट रहेगा 4 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया 5 नंबर हमें। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह वस्तु का सदैव कौन सा प्रतिबिंब बनाते हैं? आभासी, यानी सिर्फ हमें ये लगता है कि वहां पे प्रतिबिंब बना होगा, सिर्फ आभास होगा। ठीक है, ऐसा प्रतिबिंब कौन सा बनाते हैं? तो दो तो लेंस रहते हैं हमारे पास में, एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस।
उत्तल लेंस अभिसारी, यानी जिसमें ऐसे किरणें आएंगी, उत्तल लेंस रखा हुआ है सामने और वो सब एक जगह इकट्ठी हो जाएगी फोकस पे, वो उत्तल लेंस। और जो अवतल लेंस रहता है हमारा, वो क्या करता है, अपसारी होता है, किरणों को क्या करता है, वो फैलाएगा ऐसे, ठीक है। वो अवतल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों लगभग एक जैसा काम करते हैं। इनसे जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से छोटा बनेगा, आभासी बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा, और क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। एक तो अवतल लेंस हो गया, एक उत्तल दर्पण आएगा, ठीक है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु से क्या बनेगा, छोटा बनेगा, ठीक है। एक हमारा जो समतल दर्पण रहता है, हम उत्तल क्या हो गया, उत्तल तो दर्पण आएगा और अवतल लेंस आएगा, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, ठीक है। और समतल दर्पण से भी क्या होता है, जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्व होता है, यानी हमारा जो बायां पार्ट है वो दायां दिखेगा, दायां पार्ट है वो बायां दिखेगा, पार्श्व होता है। या और क्या होता है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब सीधा होता है और आभासी भी होता है, और वस्तु के बराबर रहता है। आभासी करना है हमें तो आभासी में समतल भी आएगा, अवतल लेंस आएगा, और उत्तल दर्पण आएगा, यानी जो बी ऑप्शन है वो राइट रहेगा 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया हमें 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मेज पर स्थिर अवस्था में रखी हुई किताब के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। यानी एक कोई टेबल है, उसके ऊपर क्या रखी हुई है, कोई बुक रखी हुई है, और स्थिर है, यानी वो गति नहीं कर रही है, जहां रखी हुई थी वहीं की वहीं रखी हुई है। तो अब जो वस्तु का, यानी जो कि बुक रखी है, वह जो वेट है, बुक का जो वेट है, वो क्या करेगा, जो टेबल है उसकी जो सतह उस पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब इसके विपरीत, यानी न्यूटन का जो तीसरा नियम है, क्रिया के प्रति क्रिया, तो इसने इस पे बल लगाया तो ये टेबल है, इस पे वापस क्रिया करेगी, तो इतना ही फोर्स ये इस पे लगा रही है, तभी तो वो जहां थी वहीं की वहीं पड़ी। अगर बुक ज्यादा लगाती तो ये नीचे दबती, अगर टेबल ज्यादा लगाती तो ये ऊपर जाती। और जो बुक है उसका वेट mg, यानी जो गुरुत्वाकर्षण का जो हमारा रहता है, यानी उस हिसाब से काम करेगा। तो क्या कह सकते हैं, कि बुक द्वारा जो अपना वेट है उसी उसका जो भार है वो लगाया जा रहा है, और टेबल है वो ऊपर प्रतिक्रिया कर रही है, वो उस पे लगा रही है, पर दोनों संतुलित है, यानी बराबर मात्रा में है। तो क्या एक संतुलित युग्मों का बल, यानी दो हो गए तो युग्म के रूप में कार्य कर रहे हैं, तो क्या कह सकते हैं, उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है, क्योंकि दो लग रहे हैं, दो हो गए तो पेयर हो गया, एक लगता तो या तो वस्तु नीचे जाती या ऊपर जाती, तो असंतुलित हो जाता। पर इसमें संतुलित है, तभी तो वस्तु क्या है, स्थिर अवस्था में, इसमें है स्थिर अवस्था में, तो कौन सा आ जाएगा, उस पर संतुलित बलों का एक युग्म लग रहा है, यानी डी ऑप्शन राइट होगा 6 नंबर क्वेश्चन में। अब क्या दे दिया हमें, 7 नंबर क्वेश्चन दे दिया। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप पूछा है हमसे, कार्बन का शुद्ध रूप पूछा है। पहला दे दिया कोक, दूसरा कोलता, तीसरा कोयला, चौथा दे दिया चारकोल, जो घरों में खास कोयला हम यूज करते हैं, तो उसमें तो कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम रहती है, ठीक है, ऊर्जा हमें बहुत कम मिलती है, धुआं ज्यादा होता है, ठीक है। कोयला गैस, कोलतार और कोक, इसमें से जो कोक है वो क्या है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है, इसमें जो कार्बन की मात्रा रहती है वो ज्यादा रहती है, और ऊर्जा है वो ज्यादा प्राप्त होती है, और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उद्योगों में किया जाता है, इस्पात उद्योग में किया जाता है, क्योंकि ज्यादा एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की ज्यादा जरूरत है, तो वहां पे इसका प्रयोग किया जाता है कोक का। तो सबसे शुद्ध रूप कौन सा हो गया कार्बन का, फर्स्ट नंबर ऑप्शन कोक है वो इसमें राइट रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीवों का समूह है। तो एक कोशिकीय जीव जिसका जीवन या जिस जो शरीर है उसकी जो बॉडी है वो एक कोशिका से बनी होती है, यानी एक कोशिका का जीव होगा, उसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है, और वो हम सीधा अपनी नग्न आंखों से उनको नहीं देख सकते, उनको देखने के लिए हमें यंत्र की सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है, यानी जो सूक्ष्म जीव वो लगभग एक कोशिकीय जीव रहते हैं, ठीक है। और जो मानव है वो बहुकोशिकीय, क्योंकि बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो हमें इसमें देखना है एक कोशिकीय जीव कौन कौन सा होता है। एक कोशिकीय जीव जीव में क्या आएगा, अमीबा आता है हमारा,
ईस्ट फंगी आ गया, और क्या आएगा, यूग्लिना, पैरामीशियम, बैक्टीरिया। ठीक है, ये सब क्या रहते हैं, हमारे एक कोशिकीय जीव रहते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें ये सब आए हैं, ईस्ट, अमीबा और बैक्टीरिया, तो ये इसमें राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, एक परिवार ने कार द्वारा दिल्ली से जयपुर तक की यात्रा प्रारंभ की। ठीक है, यात्रा के आरंभ में जो पथमापी है, यानी उनकी जो गाड़ी है उसका जो पथमापी है, उसका पाठ्यांक कितना रहा, 4157, यानी 4157 किलोमीटर था। और यात्रा के अंत में कितना रहा, 4436 किलोमीटर रहा। यानी जब चले थे तब तो इतना था, और जहां पहुंचे हैं तब इतना आया। तो दूरी निकाल लेंगे इससे हम, क्या निकाल लेंगे, 4436 में से क्या माइनस कर देंगे, 4157 माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस उन्होंने कितनी तय की है, यानी जहां से चले थे और जहां पहुंचे, तो टोटल उतना उन्होंने कितनी दूरी तय कर ली, वो आ जाएगी। तो कितनी आएगी, 279 की दूरी उन्होंने तय कर ली। और इस दूरी को तय करने में उनको कितना टाइम लगा, वो है 5 आवर 10 मिनट। 5 आवर और 10 मिनट, तो 10 मिनट है उसको हम किसमें बदल लेंगे, आवर में बदल लेंगे। तो इसके लिए हमें 60 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 31/6 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, तो उनकी औसत चाल क्या थी, तो चाल का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, स्पीड का, वो रहेगा हमारा दूरी। दूरी उन्होंने की है 279, और टाइम उनको कितना लगा है, 31/6 आवर लगा है। तो ये 6 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 279 × 6, नीचे क्या आ जाएगा, 31। तो इस 31 से ये कट हो जाएगा, इस 31 से कट हो जाएगा 9 से, और लास्ट में क्या आ जाएगा, 54 किलोमीटर पर आवर उसकी औसत चाल आ जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन है सी ऑप्शन, 9 का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया, 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, निम्नलिखित में से किन परिघटनाओं का कारक पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन को कहा जाता है। तो पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक तो अपने अक्ष पर घूमती है, एक सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो अपने अक्ष पर घूम रही है उसको घूर्णन, और जो सूर्य के चारों ओर घूम रही है उसको परिभ्रमण, उसको परिक्रमण, इसको परिभ्रमण। जो सूर्य के चारों ओर घूमती है उससे क्या बनता है, उससे ईयर बनता है, जो सीजन है, ऋतुएं है, वो बनती है हमारी। पर जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है, उससे क्या बनता है, दिन और रात बनते हैं। दिशाओं जो हवाएं चलेंगी, पवनों की जो दिशा होगी उसका पता चलेगा। ठीक है, तो वो सब किससे डिसाइड होगा, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। और घूर्णन में लगभग कितना टाइम लेती है पृथ्वी, 24 आवर्स का टाइम लेती है, और सूर्य के चारों ओर घूमने में लगभग 365 1/4। ये जो 1/4 है, इसको ऐड करके हम 1 फरवरी में दिन ऐड करते हैं जब लीप ईयर आता है हमारा। ठीक है, तो ये सब आपको पता है। अब क्या देखना है कि कौन सा घूर्णन के कारण होता है जो परिवर्तन होते हैं, तो दिन रात बनते हैं। जो पार्ट पृथ्वी का सूर्य के सामने रहेगा वह दिन, जो सूर्य से अपोजिट हो जाएगा वहां रात रहती है। यानी जो किससे बनेगा, दिन व रात पृथ्वी के अपने घूर्णन पर बनता है। ऋतुओं का बनना वो किसपे होता है, सूर्य के चारों ओर चक्कर जब पृथ्वी लगाती है दीर्घवृत्ताकार कक्ष में, तब बनता है। तो पहला ऑप्शन, जो पवन की दिशा का सटीक उत्तर दक्षिण दिशा में विचलन, और दिन व रात का बनना, ये दोनों किस पे डिपेंड होते हैं, घूर्णन पर पृथ्वी की। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही रहेंगे, तो 10 में कौन सा आ जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दे दिया, 11 नंबर क्वेश्चन, एक गुलाब सूर्य के प्रकाश में लाल दिखता है, हरे प्रकाश में यही गुलाब किस रंग का दिखेगा। तो ये सब किसके कारण होता है, जो हमें कलर दिखाई देते हैं कि ये वस्तु काली है, ये वस्तु ब्लू है, ये वस्तु येलो है, किस लिए होता है, ये सब परावर्तन की घटना है। कि सूर्य का जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, ये विबग्यो किससे बना हुआ, 7 रंगों से। जिस चीज को, यानी सूर्य का प्रकाश सब पे गिरता है, पर जिस वस्तु पर वो प्रकाश गिर रहा है,
उस वस्तु जो वस्तु हमें जिस कलर की दिखा रही है उसको तो क्या किया उसने परावर्तित किया, बाकी सबको क्या कर लिया अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया बाकी सबको अवशोषित। परावर्तन क्या होगा कि जो सूर्य की किरण आई इसी माध्यम में वापस लौट गई, यानी जिस माध्यम से आई थी परत से टकराकर वापस उसी दिशा में यानी उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये घटना परावर्तन। अगर दूसरे माध्यम में चली जाती तो वो घटना अपवर्तन कहलाती। ठीक है, तो ये जो कलर दिखाई देते हैं वो कब होते हैं, सूर्य की जो किरण आती है वो 7 रंगों से मिलकर बना जो वस्तु है। जैसे ये गुलाब है, लाल दिखाई दे रहा हमें, तो क्या किया इसने, जो 7 रंग थे उसमें से 6 को तो इसने अवशोषित कर लिया और लाल रंग को इसने परावर्तित कर दिया, तो वो गुलाब हमें लाल दिखाई दिया। ठीक है, कैसा दिखाई दिया, लाल दिखाई दिया। अब कोई वस्तु हमें हरी दिखाई देती है तो क्या करता है वो हरे रंग को परावर्तित करता है, बाकी सबको अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि लाल दिखाई दे दिया, ठीक है, सूर्य के प्रकाश में। अब क्या है, हरे प्रकाश में यही गुलाब, हरे प्रकाश में यही गुलाब क्या करता है, सबको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। अगर कुछ सबको ही अवशोषित कर लिया तो वो चीज हमें कैसे दिखेगी, काली दिखेगी। तो इसमें क्या आएगा, जो बी ऑप्शन है ब्लैक, वो इसमें राइट हो जाएगा 11। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, यदि पानी में नमक मिला दिया जाए तो पानी के क्वथनांक और हिमांक बिंदु पर क्रमशः क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले क्वथनांक, जिसपे कोई द्रव उबलता है गर्म होता है वो उसका क्वथनांक पॉइंट हो गया। हिमांक, जिसपे कोई द्रव जमता है, हिमांक यानी जमना, तो वो हिमांक बिंदु हो गया उसका। तो इसमें क्या किया, पानी में नमक मिलाया यानी कोई अशुद्धि मिलाई है पानी में हमने, तो इसका क्या होगा, जो क्वथनांक है वो जो शुद्ध वाला होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या होता है, उबलता है। क्वथनांक बिंदु क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, वहां पहुंच जाएगा। पहले उसका कम हो सकता है, ठीक है। और जो हिमांक है, जैसे 0 डिग्री पर क्या होती है, पानी जम जाता है, बर्फ बन जाती है, तो हिमांक है वो नीचे पहुंच जाएगा, इससे 0 डिग्री से कम हो जाएगा और माइनस में पहुंच जाएगा। और जो क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे पहले 93, 97 कुछ भी हो सकता है, और फिर कहाँ पहुंच जाएगा, अगर उसके अंदर हम नमक मिला देंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है वहां पहुंच जाएगा। क्वथनांक बढ़ जाएगा और हिमांक क्या हो जाएगा, हिमांक बिंदु घट जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही रहेगा 12 में, 12 में जो बी ऑप्शन है कि क्वथनांक बढ़ जाएगा किंतु हिमांक बिंदु घट जाएगा, ये इसमें सही रहेगा, बी पॉइंट। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, पक्षियों में निम्नलिखित में से कौन सा अंग नहीं पाया जाता। जैसे मानव में आंख, नाक, कान, ये सब अंग पाए जाते हैं, उसी प्रकार पक्षियों में आपने देखा आंख भी पाई जाती है। ठीक है, जो हमारे हाथ होते हैं उसमें वो पक्षियों का कौन सा रूप होता है, उसमें पंख जो होते हैं, अगर पार्ट का रूपांतरण पंख होते हैं, पैर भी होते हैं, यानी कुछ पार्ट हम जैसे ही पाए जाते हैं पर कुछ उनमें नहीं पाए जाते, वो ही हमें बताना है। पहला दे दिया मूत्राशय, दूसरा आंत, तीसरा यकृत और 4 वक्र किडनी। तो इसमें जो पक्षियों में पाए जाते हैं वो कौन से पार्ट होते हैं, पक्षियों में क्या पाया जाता है, दांत पाए जाते हैं, आपको पता है। ठीक है, आंत पाई जाएगी पक्षियों में, यकृत भी पाया जाएगा और जो वक्र है वो भी पाए जाएंगे, पर जो मूत्राशय होते हैं, दांत होते हैं, वो पक्षियों में नहीं पाए जाते। तो पहला ही ऑप्शन इसमें जो है मूत्राशय का दिया हुआ वो इसमें राइट हो जाएगा, कौन सा, नहीं पाया जाता अंग। ठीक है, तो मूत्राशय पक्षियों में नहीं पाया जाता। अब है 14 नंबर क्वेश्चन, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन, जो पौधे हैं जड़ों द्वारा मिट्टी से जो इनको चाहिए वो अवशोषित करते हैं जड़ों द्वारा। और पौधे होते हैं जो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है, प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। तो जो नाइट्रोजन है वो क्लोरोफिल का एक घटक होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, क्लोरोफिल का घटक होता है। पौधे सीधे नाइट्रोजन को क्या होते हैं, अवशोषित नहीं कर सकते। तो नाइट्रोजन के जो यौगिक होते हैं, जैसे नाइट्रोट हो गया, अमोनियम नाइट्रेट, उन पौधे क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। मिट्टी में वो तत्व अब मिल गए उनको, तो पौधे जड़ों द्वारा वो उनको अवशोषित कर लेंगे। और जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको नाइट्रोजन के यौगिकों में रूपांतरण करना जो पौधों के लिए जरूरी है, उसको क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। कौन क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण बोलते हैं। ठीक है,
इसमें क्या, अधिकांश पौधे मिट्टी से नाइट्रोजन निम्नलिखित रूप में प्राप्त करते हैं। यानी नाइट्रोजन को किस रूप में पौधे ग्रहण करते हैं, तो वो कौन सा आएगा, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा हमारा। जो 14 नंबर क्वेश्चन दिया है इसमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, डी नंबर सही हो जाएगा। नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पौधे नाइट्रोजन को। अब 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, आप एक कमरे में हैं जिसकी भौगोलिक दिशाएं आपको ज्ञात नहीं है, यानी उसकी जो दिशाएं हैं, कहाँ नॉर्थ है कहाँ, आपको जाके वहां पे बंद कर दिया और पता नहीं है कहाँ नॉर्थ है कहाँ साउथ है, ठीक है। आपको 10 छड़ चुंबक दिए गए हैं, एक चुंबक के एक ध्रुव को आपके लिए चिन्ह कर दिया गया है कि एक ध्रुव को आपको बता दिया है कि ये एक ध्रुव या तो उत्तरी ध्रुव है या दक्षिणी ध्रुव, या नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है। अब आपको कम से कम कितने और अतः क्या दी जाए, और कौन से कारक दिए जाए जिनसे आपको पता चलना है कि कौन सा चुंबक कैसे रखा जाए, कहाँ रखा जाए। जिन्हें ध्रुवों की आवश्यकता होगी, यानी कितने ध्रुवों की और आवश्यकता होगा आपको, जिससे कि आप सभी 10 चुंबकों के दोनों ध्रुवों की पहचान कर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या दे दिया कि आपको एक चुंबक का बता दिया कि ये ध्रुव उत्तरी ध्रुव, मान लो कि ये उत्तरी ध्रुव है, तो आपको पता है चुंबकीय दो ध्रुव होते हैं, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, और जो चुंबकीय क्षेत्र होते हैं इन ध्रुवों पे सबसे अधिक रहता है। चुंबकीय जो बल रेखाएं निकलती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, ध्रुवों पर चुंबकीय ध्रुव जो क्षेत्र होता है वो सबसे अधिक पाया जाता है। तो एक ध्रुव आपको बता दिया कि ये मान लो उत्तरी ध्रुव है, तो अब आप दूसरी चुंबक का, तो आपको दूसरा ध्रुव कौन सा हो जाएगा, दक्षिणी ध्रुव हो जाएगा। अब दूसरी चुंबक उसके पास में लेके आएंगे, अगर उसने उसको आकर्षित कर लिया, नॉर्थ वाले पोल ने दूसरी चुंबक के एक पोल को आकर्षित कर लिया, तो आपको पता चल गया वो साउथ पोल है, क्योंकि जो असमान ध्रुव है वो आकर्षित करते हैं, और जो विपरीत ध्रुव है, यानी अगर एन से एन को लेके जाएंगे तो वो दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करें, यानी समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। तो अब आपको और किसी की जरूरत है ही नहीं, एक ध्रुव का आपको पता चल गया, तो बाकी सब आप उससे पता कर सकते हैं कि कौन सा ध्रुव है। अब आपको किसी चीज की और जरूरत कोई नहीं चाहिए, कोई चिन्ह और नहीं चाहिए आपको, यानी ए ऑप्शन राइट होगा 15 में। अब क्या दे दिया कि जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग उर्वरक के रूप में नहीं किया जाता। पहला दे दिया अमोनियम सल्फेट, दूसरा दे दिया पोटेशियम नाइट्रेट, तीसरा क्या है, कैल्शियम सुपर फास्फेट, चार पे दे दिया कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम उर्वरक क्या होता है, जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए, यानी मिट्टी में जो पौधे हैं उनको ग्रहण करने के लिए कुछ तत्व चाहिए, जो इससे पौधे की वृद्धि अच्छी हो, उनको जो पौधे पौधे भोजन बनाते हैं, यानी जो फ्रूट हमें मिलेगा वो अच्छा बने, तो इसलिए पौधे मिट्टी से आवश्यक जो तत्व है वो अवशोषित करते हैं। इस मिट्टी में आवश्यक तत्वों की कमी हो जाती है, ऊपर से हम उर्वरक के रूप में डालते हैं ताकि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहे, अच्छी रहे, पौधे का जो विकास है वो अच्छे से रहे। तो उर्वरक वो क्या, खाद होती है जो नेचुरल रूप में डाली जाती है, यानी जो नेचुरल होता है वो खाद हो गया। उर्वरक जो हम बनाए, जैसे एक हो गया अमोनियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम सुपर फास्फेट, ये सब उर्वरक के रूप है। पर जो कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया, ये किसी प्रकार का कोई उर्वरक नहीं है। यही ऑप्शन इसमें राइट रहेगा कि जो हमारा ये कैल्शियम कार्बोनेट है ये कोई उर्वरक नहीं है, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कॉलम ए में दिए गए अम्लों का कॉलम बी में दिए गए उन खाद्य पदार्थों से मिलान करना है जिसमें वे पाए जाते हैं। यानी एक कॉलम में हमें दे दिया अम्ल, एसिड दे दिया, दूसरे कॉलम में दिया है वो पदार्थ दिए हैं जिनके अंदर वो अम्ल पाया जाता है। पहला दे दिया एसिटिक अम्ल, पहला क्या दे दिया, एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, एसिटिक अम्ल क्या होता है, जिसका टेस्ट कड़वा, खट्टा होना अलग चीज है, एसिटिक अम्ल क्या होगा, कड़वा होगा। तो कड़वा आपको पता है इसमें क्या रहेगा, जो सिरका है वो रहेगा, तो एसिटिक अम्ल पाया जाएगा सिरके के अंदर। अब क्या आ गया, लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल आप सब लोग जानते हो किसके अंदर पाया जाता है, दही के अंदर पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है,
दही के अंदर पाया जाता है। अब आया ओक जैली कमल। क्या आया? ओक जैली कमल। तो ओक जैली कमल जो पाया जाता है वो पाया जाता है पालक के अंदर, यानी फर्स्ट ऑप्शन से, थर्ड मिलेगा फर्स्ट से। अब आ गया साइट्रिक एसिड, यानी जो खट्टा होता है। खट्टा क्या होता है? नींबू होता है, संतरा हो गया, वो सब खट्टे रहते हैं, तो उनमें कौन सा पाया जाता है? साइट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। ठीक है, तो दो से मिल जाएगा। जो सिट्रिक एसिड है वो लेमन नींबू में पाया जाएगा। ठीक है, तो हमने ए को मिलाया है 4 से, ए मिला है 4 से, दो ऑप्शन में दिया हुआ है, सी में और डी में, नहीं पता चला। अब देखते हैं लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल किया हमने दही में, यानी 3 से मिला है, तो 3 दिया 4 में, यानी 2 से ही हमें पता चल गया कि कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। डी ऑप्शन सही होगा 17 में। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्या है 80 नंबर क्वेश्चन? भारत के निम्न राज्यों में से किसके चक्रवात से प्रभावित होने की संभावना सबसे अधिक है? तो भारत का जो हमारा समुद्री तट है, जैसे ये पश्चिमी तट हो गया, ये पूर्वी तट है, तो जो हमारी बंगाल की खाड़ी है वहां पे चक्रवात सबसे ज्यादा आने होते हैं, अरब सागर में कम आते हैं। तो इसमें क्या क्या दिया? हरियाणा दिया है, मध्य प्रदेश दिया, आंध्र प्रदेश और उत्तराखंड। तो हरियाणा यहाँ रहेगा, मध्य प्रदेश यहाँ हो गया, आंध्र प्रदेश पूर्वी तट के पास में, ठीक है, उत्तराखंड तो और ऊपर आ गया। तो जो पूर्वी तट के पास में होगा वो चक्रवात से ज्यादा प्रभावित होने के संभावना है, तो इसमें कौन सा आ जाएगा? आंध्र प्रदेश आएगा, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा 18 में। नेक्स्ट क्या दे दिया? निम्नलिखित में से जीवों का कौन सा युग्म मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? मुकुलन क्या होगा? यानी कोई पौधा है, उसका जो बड होता है कि छोटी सी जो कली निकलती है, उससे ही एक नया पौधा तैयार हो जाता है। और इसमें क्या रहता है? इसका आएगा जो हाइड्रा। हाइड्रा और कौन सा आएगा? एक तो हाइड्रा आएगा। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जीव है, यानी ये एक कोशिकीय जीव में भी हो सकता है और बहुकोशिकीय जीव में भी ये हो सकता है। एक कोशिकीय में भी और बहुकोशिकीय में। एक आ जाएगा ईस्ट में और एक आ जाएगा हाइड्रा में। तो ये दोनों जीव, ईस्ट तो है एक कोशिकीय और हाइड्रा एक बहुकोशिकीय है। इनमें जो प्रजनन होता है, यानी एक जीव से तो दूसरा जो जीव बन रहा है, नया जीव, उसकी जो संतति आगे चल रही है, वो किसके द्वारा होती है? मुकुलन, यानी एक कली द्वारा ही एक नया पौधा अपने आप तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, तो हाइड्रा और ईस्ट में ये सब होगा मुकुलन द्वारा प्रजनन। सी ऑप्शन राइट होगा 19 में। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य सभी को उनके लवणीय विलयनों से विस्थापित कर देगी? यानी दो धातुओं की हम क्रिया करा रहे हैं, जैसे CuSO4 लेते हैं, ऊपर सल्फेट लेते हैं, इसकी क्रिया अगर हम Zn से करवाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? Zn जो Cu है उसको विस्थापित कर देगी, यानी इसकी जगह खुद ले लेगी। ZnSO4 बन जाएगा और Cu अलग से निकल जाएगा, कॉपर अलग से निकल जाएगा। ठीक है, तो Zn ने Cu को विस्थापित कर दिया। इसी प्रकार और क्या क्या दिया? आयरन दिया हुआ है, सिल्वर दिया हुआ है, जिंक और कॉपर दिया हुआ है में। तो इसमें सबसे क्रियाशील पूछा है, और ये सब किसके होता है कि इनकी जो क्रियाशीलता है कि कौन सबसे ज्यादा क्रिया कर सकता है, तो इसमें आएगा जो जिंक है, वो जो दी हुई ये धातु है उनको सबको विस्थापित कर देगी। कॉपर को तो मैंने दिखा दिया आपको ऐसे, आयरन को FeSO4 लेते हैं, उसमें से Fe को कर देगी, उसकी जगह खुद आ जाएगा Zn। सिल्वर Ag, सिल्वर को भी कर देगी, जिंक तो खुद है ही, तो कौन सी धातु आ गई ऐसी? Zn, जिंक। ये क्रियाशील सबसे, जो दी हुई धातु है उनमें सबसे क्रियाशील कौन सी है? जिंक है। तो ये सबको अपने जो विलयन दिए है उनमें से विस्थापित करके उनकी जगह खुद ले लेगी। ठीक है, तो जिंक आ जाएगा इसमें, डी ऑप्शन राइट होगा 20 में। 21 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? सुश्री प्रिया छात्रों को स्पंदन, स्पंदन क्या हो गया? कंपन, क्या हो गया? कंपन और ध्वनि, यानी वाइब्रेशन और ध्वनि के बीच, साउंड के बीच संबंध दिखाना चाह रही है। क्या दिखाना चाह रही है? संबंध, रिलेशन दिखाती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस शैक्षिक उद्देश्य के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी वो कुछ क्रिया करवा रही है, उनमें से सबसे उपयुक्त कौन सा होगा कि जिससे जो बच्चे हैं वो स्पंदन, कंपन को और ध्वनि के बीच रिलेशन को अच्छे से समझ पाएंगे? पहला है मेज को उंगलियों से थपथपाना और आवाज सुनना। दूसरा, इलास्टिक एक बैंड को खींचकर छोड़ना और उसमें होने वाले जो संपंदन है, कंपन है, उनको देखना। तीसरा है पानी में एक पत्थर फेंकना और उसे ध्यान से देखना।
4 है बोलते समय गले में होने वाले स्पंदन को महसूस करना। यानी बच्चे अगर खुद से अनुभव करेंगे उस चीज को, वो बोल रहे हैं, उनको लग रहा है कि गले में ऐसे कंपन हो रहा है, स्पंदन हो रहा है कि कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, तो उस चीज को ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। तो डी ऑप्शन राइट रहेगा कि बोलते समय गले में होने वाले कंपन को महसूस करना। 21 में डी ऑप्शन राइट रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? आपके छात्र अभी अभी कक्षा 8 में प्रवेश किए। अगर एनसीईआरटी के अनुसार कक्षा 7 तक पढ़ाए गए सिद्धांतों में छात्रों ने लगभग निपुणता हासिल कर ली है, यानी वो सिद्धांत सब उनको अच्छे से आते हैं समझ में, ठीक है। तो निम्नलिखित में से सर्वाधिक संभावना क्या है जिसका वे वर्णन नहीं कर पाएंगे? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नहीं है या हाँ पूछा हमसे। पहला, कपास के बीजों को कपास के तंतुओं से अलग करना। दूसरा है कृत्रिम तंतुओं का अलग अलग वस्तुओं में प्रसंस्करण। 3 पे दे दिया प्राकृतिक तंतुओं का ऊन में प्रसंस्करण। 4 पे दे दिया प्रयोगशाला की परिस्थितियों में रेशम कीट पालन की प्रक्रिया। तो इसमें कौन सा लग रहा है जो बच्चे बता देंगे और एक ऐसा है जो नहीं बता पाएंगे, यानी अब वो उनकी क्लास में आएगा। तो ठीक है, नेचुरल क्या पता, नेचुरल जो तंतु होते हैं जैसे कपास हो गया, हमारा जूट हो गया, जो नेचुरल फाइबर होते हैं वो बच्चे 7 तक जान लेते हैं। पर जो कृत्रिम है, कृत्रिम का पता चल जाएगा कि ये कृत्रिम है यानी मानव द्वारा निर्मित है, पर उसका जो अलग अलग है कि ये इस श्रेणी में रखा जाएगा, ये इस श्रेणी में रखा जाएगा, उनका जो वर्गीकरण है वो बच्चे इस कक्षा में पढ़ेंगे, ना कि वो उसमें उन्होंने निपुणता हासिल कर रखी है। तो 22 में कौन सा ऑप्शन आएगा? बी ऑप्शन राइट रह जाएगा, ठीक है। अब आ गया 23 नंबर क्वेश्चन। सुश्री शिल्पा एक गतिविधि के माध्यम से पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होगा? यानी जब हम अपने आप को शीशे मिरर में देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो क्या होता है, हमारा बायां पार्ट दायां दिखता है, दायां पार्ट बायां दिखता है, तो वो क्या है? पार्श्व परिवर्तन। क्या है? पार्श्व परिवर्तन है कि अवधारणा पेश करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि इस परियोजना के लिए सबसे उपयुक्त होगी? तो कौन सी गतिविधि करवाई है उसने? पहला, एक कागज पर एक शब्द लिखना, फिर उस कागज को 180 डिग्री घुमाना। दूसरा है शीशे में देखते हुए एक पाठ्य पुस्तक पढ़ना। तीसरा है खुद को शीशे में ध्यान से देखना। 4 है अक्सर ए को शीशे में दिखाना। तो क्या कर दिया, एक टीचर ने कोई शब्द लिख दिया, जैसे हाँ हम यहाँ पे कै लिखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या 180 घुमाया, यानी इसको यहाँ से रोटेट करके ऐसे, तो कै क्या होगा, इस तरफ आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसका जो ये वाला पार्ट है ये इधर दिखेगा और ये वाला पार्ट ऐसे दिखेगा ये हमें, ठीक है। तो ये जो तरीका है वो सबसे उपयुक्त रहेगा पार्श्व परिवर्तन दिखाने, क्योंकि इसमें बच्चे खुद से कर रहे हैं, खुद से अनुभव कर रहे हैं, तो खुद से किया हुआ काम तो ज्यादा क्रियाशील रहता ही है। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 23 में। 24 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक खुले सिरे वाले पर्सन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पहला, मानव की कलाई किस प्रकार की हड्डियों से बनी हुई है। दूसरा, क्या सभी पशुओं में हड्डियां होती है। तीसरा, भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण यानी मूवमेंट करते हैं। दूसरा है चूल जोड़ किस प्रकार हिंद जोड़ से भिन्न है। खुले सिरे वाला पर्सन यानी जिसका उत्तर हाँ या ना में न होकर बच्चे अपनी समझ के, यानी उनके क्या अनुभव किया, उन्होंने क्या जाना है, क्या उनके अंदर समझ है, जो क्वेश्चन पूछे गए उस बारे में, यानी अपनी प्रतिक्रिया अपनी समझ के अकॉर्डिंग देना, लंबे समय तक चलने वाला आंसर, हाँ या ना में न होकर। इसमें जो 3 नंबर पे क्या है कि भिन्न प्रकार के पशु किस प्रकार एक स्थान से, इसमें बच्चा देखा होगा उसने कुछ पशुओं को या कुछ इंसानों को, कुछ जानवरों को, कीड़ों को, मकोड़ों को, उस हिसाब से अपना आंसर देगा। तो इसका आंसर खुले सिरे वाले पर्सन का अच्छा वर्णन करेगा ये जो क्वेश्चन पूछे। तो सी ऑप्शन इसमें राइट रहेगा 24 में। 25 क्या दिया है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न छात्रों में निगमनात्मक तर्क विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त है? तो निगमनात्मक तर्क यानी दी गई हुई जानकारी के आधार पर रिजल्ट तक पहुंचना, निष्कर्ष तक पहुंचना। ये रिजल्ट सामान्य से शुरू होकर विशिष्ट तक पहुंचा जाता है, वो निगमनात्मक तर्क हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है अंतःश्वसन के दौरान मध्य पट संकुचित क्यों होता है। दूसरा है श्वास रंध्र और श्वास प्रणाली की किस प्रकार नासिका छिद्रों से तुलना की जा सकती है। 3 है पादप जीवित होते हैं, क्या पादप श्वसन करते हैं।
4 है यदि भोजन गलती से श्वास नली में चला जाए तो क्या होगा? तो पादप जीवित होते हैं। इसका क्या होगा? ये जो क्वेश्चन है इसमें बच्चा सोचेगा, यानी कुछ तो उनको पता होगा, फिर वो फाइनल रिजल्ट तक यानी दी हुई जानकारी के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि उनको पता है पादप लिविंग थिंग है, तो ये जानते हैं पादप जीवित है। फिर वो देखेंगे कि किस प्रकार श्वसन करते हैं, भोजन किस प्रकार बनते हैं, यानी फिर वो निष्कर्ष पर पहुंचेंगे, रिजल्ट पर पहुंचेंगे। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर चला है। तो सी ऑप्शन राइट होगा 25 में। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है? अवसादन की अवधारणा को पेश करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त संसाधन है? ठीक है, तो अवसादन जो तरल दरों में जो कण वगैरह होते हैं जो तली में बैठ जाते हैं, यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं तरल में, दरों में, लिक्विड में, तो वो नीचे बैठ जाते हैं, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? अवसादन कहलाती है। तो शुद्ध जल ऊपर प्राप्त हो जाएगा, जो अशुद्धि है वो नीचे जम जाएगी, तो वो क्या होगी? अवसादन कहलाएगी। तो किससे सबसे अच्छे से देख पाएंगे? पहला है फिल्टर पेपर, दूसरा है तेल और पानी का मिश्रण। तो फिल्टर पेपर तो एक प्रकार से छानने वाला काम करेगा, तो इसमें तरल अलग हो जाएगा, जो अशुद्धियां वो फिल्टर पेपर के ऊपर आ जाएगी, तो तली में तो नहीं जमी है। दूसरा है तेल और पानी का मिश्रण, तो इसमें तेल है और पानी है, यानी दोनों लिक्विड में है पर दोनों मिश्रित नहीं होते हैं। तेल ऊपर अपनी अलग लेयर बना लेगा, पानी नीचे रह जाएगा, तो इसमें भी अवसादन नहीं हुआ। 3 पे क्या? पानी से भरे गिलास में एक पत्थर डालना। 4 पे है मटमेले पानी का एक गिलास, तो यानी पानी में अशुद्धियां है, तो उसमें जो कण होंगे वो नीचे गिलास में नीचे जम जाएंगे और जो पानी बचेगा वो ऊपर होगा। तो 4 नंबर ऑप्शन क्या है? मटमेले पानी का एक गिलास, ये सबसे सही रहेगा 26 में, डी ऑप्शन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह दिखाया जाता है? इसमें क्या होता है, यानी प्रयोगकर्ता उस प्रयोग को करता नहीं है पर उसका रिजल्ट वो जान सकता है, उसका निरीक्षण अवलोकन वो कर सकता है, वो होगा सिमुलेशन सॉफ्टवेयर। तो इसमें क्या है? एक असमतल सतह पर एक गेंद के लुढ़कते हुए रुक जाने तक की दूरी का परीक्षण करना। दूसरा है तराजू का प्रयोग करते हुए विभिन्न वस्तुओं के भार मापने का प्रभाव। तीसरा है पहियों के साथ या उनके बिना कुर्सियों को धकेलने के प्रभाव। 4 है ऊंचाई से फेंकी हुई गेंद के प्रक्षेप पथ का परीक्षण करना। तो गेंद तो हमने नहीं फेंकी पर भी हम देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई से गिरी, कहाँ गिरी और उसने कितनी कितनी वेग से चला वो। तो ये जो होगा ये इसको परीक्षण, इसको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर द्वारा सबसे अच्छी तरह दिखाया जा सकता है। डी ऑप्शन राइट होगा 27 में। 28 क्या है? एक हुक गतिविधि वह होती है जो छात्रों के वर्तमान ज्ञान का उपयोग, यानी कितना उनको पता है उस ज्ञान का उपयोग, वो उसका किस लिए उपयोग कर रही है? ताकि बच्चे उस चीज में इंटरेस्ट ले, रुचि पैदा करने के लिए। प्रकाश संश्लेषण के विषय पर एक परिचयात्मक पाठ शुरू करते समय सुश्री सलोनी के उपयोग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी हुक गतिविधि होगी? इस विषय पर प्रकाश संश्लेषण की पौधे कैसे भोजन बनाते हैं वो समझाना चाह रही है। क्या होगा अगर पौधों से पत्तों को हटा दिया जाए? दूसरा है स्वपोषी और विषमपोषी के लिए पोषक तत्वों के विभिन्न स्रोतों का क्या होता है? तीसरा है प्रकाश संश्लेषण के क्या आवश्यक है? 4 है क्या आपने ऐसे पौधे देखे हैं जिनकी पत्तियां हरी नहीं होती? तो आपको पता है भोजन जो पौधे बनाते हैं पत्तियों द्वारा बनाते हैं, तो अगर पौधों से पत्तों को ही हटा देंगे तो बच्चा सोचेगा कि फिर क्या होगा, क्या करना चाहिए? तो ये तरीका सबसे सही रहेगा कि क्या होगा अगर पौधों से पत्तों को ही हटा दिया जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन राइट होगा 28 में। 29 क्या दिया है? एक छात्र ने कहा कि मिट्टी में नमी बिल्कुल नहीं होती। क्या कहा? कि मिट्टी गीली नहीं होती है, नमी नहीं होती है। निम्नलिखित में से कौन सी सुधारात्मक क्रिया इस गलत धारणा को दूर करने के लिए सबसे उपयुक्त है? कि बच्चे ने गलत सोच रखा है कि मिट्टी में नमी नहीं होती है, तो उसमें सुधार करना चाहते हैं आप, तो कौन सा तरीका सबसे सही रहेगा? पहला है लकड़ी के एक फट्टे पर मिट्टी का नमूना रखना। दूसरा है मिट्टी के नमूने के वजन की धूप में सूखने से पहले और सूखने के बाद में तुलना करना। हाँ, ये तरीका सबसे, कि पहले गीली मिट्टी को आपको लेना है और उसका वेट करना है, फिर आपको उसमें को धूप में रखना है ताकि वो जो उसमें जो नमी थी वो सूख जाए, और फिर देखना है, तब आपको पता चलेगा कि नमी होती है या नहीं, यानी कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। बच्चा खुद से करेगा तो वो उसको जान पाएगा, तो उसमें सुधार हो जाएगा। तो बी ऑप्शन राइट होगा 29 में।
30 नंबर क्वेश्चन क्या है? श्री राकेश ने अपनी कक्षा में रासायनिक परिवर्तन की अवधारणा समझाई। छात्रों का आकलन करने के लिए वह निम्नलिखित में से किस विकल्प को प्रमाणिक वास्तविक कार्य के सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में उपयोग कर सकता है? यानी कौन सा कार्य वो बच्चों से करवा के देखे, ताकि बच्चे जो उन्होंने समझाया कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है उस चीज को जान पाए। तो रासायनिक परिवर्तन किसी एक पदार्थ के टूट के दो पदार्थों में बदलना, या एक पदार्थ दो पदार्थों का जुड़कर एक नया पदार्थ बनाना, वो रासायनिक परिवर्तन। यानी उसने अपनी अवस्था है, परिस्थिति है, रंग है, रूप है, गुण है, वो सब चेंज कर लिए। एक पदार्थ का जुड़कर दो पदार्थों में बनना, टूटकर दो पदार्थों में विभक्त होना, या दो पदार्थों का एक पदार्थ में विभक्त होना, जैसे दूध का दही में बदलना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगना, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये सब क्या है, टीचर ने समझाया है, तो उसको कौन सा तरीका है, क्या उपयोग प्रयोग करवाए ताकि बच्चा उस चीज को अच्छे से जान पाए। पहला, छात्रों को एक मैग्नीशियम पट्टी जलाकर उसमें होने वाले परिवर्तनों को देखने के लिए कहना। इसमें तो शिक्षक कर रहा है, बच्चा कहीं नहीं है। दूसरा, चूने के पानी में गैस प्रभावित करने की व्यवस्था स्थापित कीजिए। तीसरा, लोहे के जंग से बचाने के लिए उस पर सुरक्षात्मक परत लगाने के लिए घोल तैयार करना। हाँ, तो जंग लगना क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इस परिवर्तन यानी उसमें रासायनिक परिवर्तन ना हो, इसलिए उसके ऊपर एक लेप लगाने के लिए कहना, ताकि बच्चा उस चीज को नोट करेगा कि उन्होंने जो वो लेप लगाया है उस पे जंग नहीं लगा, तो वो बच्चा उस चीज को जान पाएगा कि हाँ, टीचर ने सही कहा कि ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो क्या हो, उस पे एक परत जम जाती है, जिसे जंग लगना बोलते हैं। ठीक है, तो वो नहीं हुआ, तो बच्चा उस चीज को जान पाएगा। तो सी ऑप्शन राइट होगा 30 नंबर क्वेश्चन में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।